हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आपको भी लगता हो नैनी हिंदी से डर या 2 नंबर वाले सवाल से डर, तो बिल्कुल ना डरे। अब आपके बीच हम एक वीडियो लाए हैं। उस वीडियो में आपका 2 नंबर यानी फर्स्ट लेसन से 10 लेसन तक, पहले लेसन से 10वें लेसन तक 2 नंबर वाला सवाल आज आपके बीच लाया हूं। और वो सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इम्पॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो यकीन माने कि आपका 2 नंबर वाला सवाल पूरा एकदम कंफर्म इसी से लड़ेगा और 100% लड़ेगा। ये बात की गारंटी हम देते हैं। तो आप देखिए मेरे साथ आज मैं क्या बताऊंगा, कौन सा तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि कौन कौन हमारा इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव आने वाला है या 2 मार्क्स वाला सवाल आने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले आज हम बात कर ले। आज जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है नन हिंदी। कौन सा होने वाला है? नन हिंदी। नन हिंदी मतलब अहिंदी। कौन सा हिंदी? अहिंदी। ठीक है, अहिंदी की बात कर ले आप। अहिंदी किन बच्चों के लिए होता है? अहिंदी किन बच्चों के लिए होता है? अहिंदी उन बच्चों के लिए होता है जो मुस्लिम बच्चे होते हैं, तो उसको पढ़ना रहता है क्लास 8 का हिंदी को। ठीक ना। अब इन्हीं हिंदी को हम आपके बीच लाए हैं और इसमें से 2 मार्क्स वाला सवाल को ले क्या रहा है। कितने मार्क्स वाले को? 2 मार्क्स वाले सवाल को आपके सामने रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको होंगे, गेसेस क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हीं वीवीआई क्वेश्चन को आपको देखकर जाना है। लगता होगा कि हाँ अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मेरा क्या होने वाला है, तो आप बिल्कुल ना डरे। आपके बीच आ चुका है 2 नंबर वाला सवाल। बिल्कुल आपका एग्जाम में कंठस्थ लड़ेगा तो लड़ेगा। देखिए 100% गारंटी लेंगे कि यह पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। देखिए जैसा कि आपको पता है, मैं मोहम्मद सनाउल्लाह या सनाउल्लाह बोल सकते हैं, सनाउल्लाह सर बोल सकते हैं। ठीक ना। जो आपको हिंदी का भी स्टडी कराता हूँ, हिंदी का भी स्टडी कराता हूँ, चाहे वो व्याकरण हो, उन दोनों का ही कराता हूँ। ठीक है, व्याकरण और हिंदी बुक्स दोनों का कराता हूँ। तो देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले लाइक कर ले, शेयर कर ले एंड सब्सक्राइब कर ले, तभी जाकर आप भी समझेंगे कि हाँ इस लेसन से, इस चैप्टर से या इस वीडियो से आप क्या क्या पढ़ते हैं, इस चैनल से आपको क्या सीख मिलता है। अगर आपको नया सीख मिलेगा तो इस चैनल पर बिल्कुल मिलेगा। आइए आज हम बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा जब चिमटा देखती है आमिना। ठीक है, यह कहानी किससे, पहले आपको याद रखना है, यह कहानी ईदगाह से है। ईदगाह का मुख्य नायक कौन है? हामिद है। ठीक ना। उसमें उसकी दादी का नाम रहता है आमिना रहता है। तो आमिना जो है उनकी दादी, वह चिमटा को देखती है। किनको देखती है? चिमटा को देखती है। और उनके मन में कैसा भाव जागता है, उनकी भावना कैसी जागती है जब चिमटा को देखती है। तो आंसर देखेंगे, चिमटा देखकर आमिना के मन में क्रोध यानी गुस्सा तथा स्नेह की भावना जगती है। ठीक ना। यानी कि गुस्सा और प्रेम दोनों या खुशी की दोनों की भावनाएं उनके मन में जगती है। ठीक है, या जागी। उसने छाती पीट कर कहा और उनकी दादी जो है उन्होंने अपनी छाती को पीटा और कहा कि तुम बेसमझ लड़का हो। ये बात उसने दादी ने किससे कहा? अपने पोते से कहा, हामिद से कहा कि तुम बेसमझ लड़का हो, कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर, ठीक ना, अब दादी ऐसा छाती पीट कर कहती है तो हामिद जब बात बोलता है तो हामिद की बात सुनकर उनकी दादी का जो क्रोध होता है, यानी पहले जो गुस्सा करती है, वो किस में बदल जाता है? स्नेह में बदल जाता है, यानी प्यार में बदल जाता है। यही इसका आंसर होगा। चिमटा देखकर कैसा मन में भाव जगा? तो क्रोध का पहले आया, क्रोध के बाद कैसी जगी? स्नेह की भावना जगी। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देख कर जाएंगे। ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, कई दफा सवाल को पूछा गया ये वाला सवाल को। ठीक ना। यहाँ पर हम साल नहीं लिख पाए हैं। आप ये ना माने कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। पहला ये देख लेंगे, सॉरी
पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले, ठीक ना, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है क्यों, ठीक ना। हामिद जो होता है मिठाई खाने के बदले वो चिमटा का चयन कर लेता है अपने मन में, ऐसा क्यों करता है, कुछ ना कुछ कहानी में इंटरेस्टेड होगा ना। तो देखिए क्या कहानी में था, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन इसलिए करता है, क्यों करता है, तो इसलिए करता है कि उसके पास 3 ही पैसे थे। हामिद के पास जो था पैसा केवल 3 था। कितने पैसे थे, 3 पैसे थे, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल छोड़ देता है। और जब उसके पास कम पैसा था, कम पैसा यानी 3 पैसा था, तो इन पैसे से उस मिठाई को खा नहीं सकता और भी चीज़ को खरीद नहीं सकता था, रकम कम होने की वजह से, तो उसका ख्याल को छोड़ देता है, इस ख्याल को अपने मन से छोड़ देता है और लोहे की दुकान पर जाता है। कहाँ जाता है, तो लोहे की दुकान पर जाता है और वहाँ जाता है, जाने के बाद चिमटा देखता है। क्या देखता है, चिमटा देखता है। चिमटा देखकर उसे क्या आता है, ख्याल आता है। उसे क्या आता है, ख्याल आता है मन में कि दादी के पास क्या नहीं है, तो चिमटा नहीं है। तावे से रोटियां उतारते समय, जब तावे से रोटी उतारती है दादी, तो उनकी क्या हो जाती है, उंगलियां जो है ये क्या हो जाती है, जल जाती है। अगर मैं चिमटा लेकर दादी को दूंगा तो उनकी उंगली कभी नहीं जलेगी और दादी बहुत प्रसन्न होंगी, ठीक ना, प्रसन्न होंगी। तो ऐसा यह बोला गया था, हामिद का मानना था कि मेरे दादी के पास क्या नहीं, चिमटा नहीं है, चिमटा जिससे रोटी को उतारा जाता है, ठीक ना, तावे पर से। तो वो बार बार दादी जब तावे से रोटी उतारती थी तो उनकी उंगली जल जाया करती थी, ठीक ना। तो इसीलिए वो क्या कि हम मिठाई वगैरह से अच्छा है कि हम चिमटा लेकर देंगे तो दादी काफ़ी खुश हो जाएंगी, ठीक ना, और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। यही कहना था हामिद का, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा नंबर पढ़ा दिए। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, ठीक ना। ये पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना जो है, ये लेसन आपको चौथा लेसन से पूछा गया सवाल है, चौथा लेसन का सवाल है। अब इसमें इसमें जो बाल गोविंद भगत जो है उसको जो लिखने इस चैप्टर से लिया गया, बाल गोविंद भगत चैप्टर से लिया गया। देखिए पुत्रवधू द्वारा कहता है कि पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के निर्लिप्तता की पहचान है, उसका व्यक्तित्व राग मोह के ऊपर है, ठीक ना। इसका मुखाग्नि दिलवाना क्या कहता है, निर्लिप्तता की पहचान। किसकी पहचान है, तो इसकी पहचान है। और उसका व्यक्तित्व जो है, उसका मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, राग मोह के ऊपर है। कैसा है, राग मोह के ऊपर है। और वे आशाकृत रहित गृहस्थ सन्यासी थे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको देख कर जाना है। हिंदी है, इसमें हम ज़्यादा क्या समझाए, वैसे आपको स्टोरी पढ़ाते तो एकदम खतरनाक पढ़ाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम मौका दीजिएगा, स्टोरी पढ़ाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बाल गोविंद भगत, वही लेसन से फिर से क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है, ठीक ना। जब बाल गोविंद का बेटा का एक इकलौता पुत्र होता है और वो मर जाता है, तो वो अपनी भावना को, बाल गोविंद भगत अपनी भावना को किस तरह व्यक्त करता है उसको बताना है, ठीक ना। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कहा है, जब उसका बेटा मर जाता है तो कहता है कि यह रोने का समय नहीं है। यह किसका समय नहीं है, रोने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय, खुशी मनाने का समय है। क्यों भाई, खुशी क्यों मनाने का समय, कोई बाप का बेटा मर जाएगा खुशी मनाएंगे नहीं। तो उनका क्या मानना था, देखिए आत्मा कहाँ चली गई है, परमात्मा के पास चलती गई है। यानी जो आत्मा है जहाँ से आया था वहीं चला गया है, परमात्मा ईश्वर के पास चला गया है। और प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से मिल गई है, ठीक है। भगत का विश्वास था कि वह आत्मा पर विजय प्राप्त कर चुका है। यही बात उनका विश्वास था कि मैं आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, इसलिए मैं दुखी नहीं मनाऊंगा बल्कि प्रसन्न होऊंगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, अच्छे से और आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लेसन 5 से हुंडरू का जलप्रपात से जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक ना।
देखिए हुंडरू का जल प्रपात यानी झरना कैसा बना है। हुंडरू का जो झरना है ये क्वेश्चन आपको लिख के जाइए कि एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन इस बार आने वाला है, ठीक है ना। हुंडरू का झरना कैसे बना है। देखिए हुंडरू का झरना यह एक खेल है, याद रखना खेल है इसलिए कि झरना खेल की तरह उछल कूदल करता है, ठीक ना। यह नदी स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से, नदी के उद्गम स्थान से कितना मील, तो 50 मील आगे क्या है, हुंडरू का झरना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दूरी पर हुंडरू का झरना है, तो 50 मील दूरी पर क्या है, आगे हुंडरू का झरना है। यहाँ नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में। अब नदी इस प्रकार है कि ऐसी चेष्टा रखती है, ऐसी अपने अंदर आशा रखती है कि पहाड़ को पार करने की, यहाँ देखिए पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, ठीक ना। पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है। वहां पानी की कई धाराएं, वहां पर पानी की कई धाराएं क्या हो जाती है, एक हो जाती है। क्या हो जाती है, एक हो जाती है और एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, ठीक ना। सब धारा सब तरफ से आती है और एक हो जाती है और एक होकर फिर पहाड़ से नीचे गिरती रहती है, ठीक ना। तब झरना बनता है, तब क्या बन जाता है, झरना बन जाता है और स्वयं झरने से भी ज्यादा क्या होने लगता है, खूबसूरत मालूम देने लगता है। यही है हुंडरू का झरना, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। यह लेसन 7 से लिया गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आपको पढ़े होंगे लेसन 7 में गांव के किसान, जिसका नाम गांव के किसान सिरचन एक इसका नायक है, मेन नायक है। जो लोग कैसा था इसके बारे में आपने पढ़े होंगे। देखिए गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, कैसा समझते थे, ठीक ना। तो गांव के किसान जो होते थे वो सिरचन को लोग बेकार ही नहीं, मतलब सिरचन को लोग बेकार ही नहीं समझते थे, बेगारा समझते थे, ठीक ना। बेगार समझते थे। सिरचन खेत पर अब क्यों समझते थे ऐसा, क्योंकि वह खेत पर देर से और धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता था। मतलब खेत को टाइम टेबल उसका था ही नहीं, एकदम सुस्त कोरिया था, जिसके वजह से खेत पर धीरे धीरे और लेट पहुंचता था। इसलिए गांव के जो किसान थे उनको क्या समझते थे, सिरचन को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते, ठीक ना। ये इसका आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है उसी लेसन से फिर से कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, ठीक ना। एक पान का बीड़ा था और वो मोटरी था, ठीक ना, बना हुआ था, बीड़ा था, और वो किसने दिया था सिरचन को, तो याद रखना है उसको मानू दीदी ने दिया था। आगे देखिए इसके अंदर बताएंगे। सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था, ठीक है ना। मानू दीदी ने किसको, सिरचन को पान का बीड़ा दिया था। क्यों दिया था भाई, छोटी चाची का जब कुटवाचन हो रहा था, ठीक है, तो उसी के समय उसको क्या आ गया था, इसके कारण कुटवाचन के कारण सिरचन को क्या हो गया था, चोट पहुंची थी। क्या हो गई थी, चोट पहुंची थी। इसी चोट को दूर करने के लिए, मतलब जब छोटी चाची का कुटवाचन हो रहा था तो उसके कारण क्या हो गया, सिरचन को चोट आ गई थी, और इसी चोट को दूर करने के लिए कौन, तो मानू दीदी ने क्या दिया, पान का बीड़ा दिया। किसको, सिरचन को, याद रखना। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, ठीक ना। जब पद्मा को क्या था, अशोक से बदला लेने का मौका था, फिर भी उसने क्या अशोक को क्यों छोड़ दिया, ठीक ना। अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, तो आंसर देखेंगे। पद्मा जो थी, मतलब जो पद्मा थी वो निहत्तों पर क्या करना नहीं चाहती थी, वार करना नहीं चाहती थी, ठीक है, निहत्तों पर वार करना नहीं चाहती थी। उधर अशोक ने प्रतिज्ञा लिया था, और उधर अशोक क्या ले लिया था, एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं किस पर, स्त्रियों पर क्या नहीं करूंगा, तो हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा उसी बात को, जब अशोक ने सोच लिया था मन में कि मैं स्त्रियों का विरुद्ध नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा या हथियार
नहीं उठाऊंगा तो उसी बात को पद्मा ने सोचकर, इसी बात को याद करके क्या किया, उस अशोक को जीवित छोड़ दिया। समझ आया बात? यही क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, ठीक ना। ये आंसर भी आपका करेक्ट है और एग्जाम में पूछा जाएगा। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, आपको ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। ईर्ष्यालु का मतलब होता है जो एक दूसरे के प्रति मतलब नफरत रखने वाला, ठीक ना। ईर्ष्यालु मतलब नफरत रखना। तो ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय था, तो ईर्ष्यालु से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। कैसा अनुशासन है? मानसिक अनुशासन है। मतलब आप मन में अनुशासन सही से रखेंगे तभी है, ठीक ना। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरों के बारे में फालतू बातें, ठीक ना, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसको दूसरे के बारे में फालतू बातें छोड़कर क्या करनी चाहिए, छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। मतलब बेकार की बात, दूसरों की बुराई, दूसरे की बुराई में मशगूल नहीं रहना चाहिए, उसमें बिजी नहीं रहना चाहिए। उस बातों को छोड़कर क्या करना चाहिए, तथा उन्हें ईर्ष्यालु छोड़कर कैसा बनना चाहिए, रचनात्मक कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए, हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, सही सोच वाले कार्य को करना चाहिए, सही समझ रखना चाहिए, मानसिक को सही करना चाहिए, मानसिक को अनुशासन करना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, ईर्ष्यालु से बच सकते हैं, ठीक ना। तो ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय आपको पता चल गया। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारा लास्ट है क्वेश्चन। देखिए, कर्मवीर की पहचान क्या है। यह लेसन 3 से लिया गया क्वेश्चन है। कर्मवीर की पहचान क्या है, आप पढ़े होंगे कर्मवीर चैप्टर, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत रहेगा, ठीक ना। तो कर्मवीर विषम परिस्थितियों में क्या होते हैं, या विषम परिस्थितियों में क्या होते हैं, विषम परिस्थितियों में क्या होते हैं, यहाँ पर विश्व परिस्थितियों में, या विश्व के परिस्थितियों या विषम परिस्थितियों बोल लेंगे, ठीक है। परिस्थितियों में भी सज्जन बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, तो सज्जन बने होते हैं, और वह भाग्यवादी नहीं बल्कि क्या होते हैं, कर्मवादी होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कर्मवादी कैसा होता है, तो भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होते हैं। वह हर काम को तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं, मतलब तुरंत करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। वह किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ता। जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वो अपने पर निर्भर रहता है, अपने पर भरोसा रखता है, वो किसी भी काम को क्या नहीं करता, कल के लिए नहीं छोड़ देता, टाल देता है कि हाँ कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, वो काम को तत्क्षण करने का प्रयास करता है कि अभी कर ले ताकि मेरा वक्त बच जाए, मेरा वक्त जाया ना हो, फालतू में बेकार ना हो, ठीक ना। तो हर काम को तत्क्षण करने का प्रयास करता है, वह किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ता है। उनका समय ऐसे कामों में व्यतीत होता है, ऐसे कामों में बीतता है जिसमें क्या हो, सबका कल्याण हो। ऐसे काम में वो जाता है जिसमें सबका कल्याण हो जाता है। यही क्या है, कर्मवीर की पहचान है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन लास्ट था, आप देख लेंगे। देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। बच्चों, आपसे बार बार बोला जा रहा है, आप लोग साथ देंगे तभी तो आपके लिए हम अच्छा कोशिश करेंगे और अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो लेकर आएंगे जो आपका भला हो तो हम लोगों का भी भला हो सकता है, ठीक ना। तो जब तक के साथ में बने रहे हम लोगों के, ऐसे ही आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहें, हमारे परिवार से जुड़े रहें। जब तक के लिए मैं जय हिंद कहता हूँ।